नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतासवाणी। आज हम बिहार लोक सेवा आयोग पर उठ रहे प्रश्नों के जवाब के लिए हम बैठे हैं एसटीएसएन ग्लोबल के डायरेक्टर और सह रिमेडियल रीस्टार्टेड क्लासेस के डायरेक्टर प्रकाश आनंद जी के साथ, जो शिक्षाविद हैं। इन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि आखिर लोक सेवा आयोग जो है कौन सी पद्धति अपनाई है जिसका कल विरोध होने जा रहा है। कई अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग पर कल धरना देने वाले हैं। सबसे पहले तो प्रकाश जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतासवाणी के दर्शकों को मेरा अभिवादन, प्रणाम। सर, लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 13 तारीख को है। कल सुनने में आया है कि लोक सेवा आयोग के कार्यालय के समक्ष अभ्यर्थी धरना देने वाले हैं। आखिर क्या कारण है? जी एक्चुअली ये कारण है कि बीपीएससी 17वीं में जैसे पहले बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो जाया करता था, तो आयोग ने बीपीएससी का प्रश्न पत्र यदि किसी सेंटर का लीक होता है तो बाकी सेंटर की परीक्षा को रद्द नहीं करना पड़े, इस वजह से एक पद्धति ले आई है जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन, यानी कि सामान्यीकरण। अब नॉर्मलाइजेशन को बीपीएससी स्पष्ट नहीं कर पा रही है अभी तक। बहुत से अभ्यर्थियों के मन में शंका बनी हुई है। वैसे नॉर्मलाइजेशन क्या है कि बीपीएससी का कहना है कि हमारे सारे प्रश्न पत्र जो प्रारंभिक परीक्षा के होंगे वो 3 सेट में होंगे। मान लीजिए सेट ए, सेट बी, सेट सी। अब जाहिर सी बात है कि इन तीनों में से कोई सेट टफ होगा, एक सेट मॉडरेट होगा और एक सेट बहुत ही इजी होगा। सपोज कीजिए कि हमने पढ़ा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और इसका उत्तर मुझे पता हो, लेकिन आपको इसका उत्तर पता नहीं, तो मेरे लिए तो यह इजी हुआ, लेकिन आपके लिए तो टफ हो गया। तो यह कौन डिसाइड करेगा कि प्रश्न पत्र ए या प्रश्न पत्र बी या प्रश्न पत्र सी में से इजी, टफ या मॉडरेट कौन सा है? अब आयोग का कहना है कि मैं तीनों प्रश्न पत्र अलग अलग जगह पे दूंगा और यह डिसाइड करूंगा कि इसमें से सबसे इजी कौन है, मॉडरेट कौन है, टफ कौन है, और टफ को आधार बनाकर इजी और मॉडरेट को उतना अंक अलग से प्रदान कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि टफ वाले सेट ए, तो सेट ए में किसी बच्चे को आया 55, किसी को 60, किसी को 65, किसी को 70, ए बी सी डी ई, मान लीजिए 5 बच्चे हैं। फिर मॉडरेट का आया 45, 50, 55, 60 और बीच में इजी का मान लीजिए कि आया 60, 65, 70 ऐसे। तो अब टफ के लेवल पे ले जाने के लिए जितने अंक कम होंगे, मान लीजिए 20 अंक कम होते हैं, तो टफ वाले को भी 20 अंक प्रदान कर दिया जाएगा और मॉडरेट वाले को भी 20 अंक प्रदान कर दिया जाएगा। यानी कि सभी अभ्यर्थियों को एक स्केल पे, एक पैमाने पर ले आया जाएगा और तब मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि यह डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा प्रश्न पत्र का सेट मॉडरेट है, कौन सा इजी है, कौन सा टफ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, मुझे आता हो तो मेरे लिए इजी है, लेकिन आपको नहीं आता तो आपके लिए तो यह टफ है ना। तो बीपीएससी के अभ्यर्थियों के बीच में, छात्रों के बीच में यही शंका है कि भाई मॉडरेट, टफ, इजी को डिसाइड कौन करेगा। यदि आयोग डिसाइड करता है तो डिसाइड करने का पैमाना उसका क्या होगा। इसी बात को लेकर बीपीएससी के सारे अभ्यर्थी खफा हैं। और दूसरी बात है कि 13 तारीख को एग्जाम होने वाला है और कल आयोग के समक्ष बीपीएससी के सारे अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि बीपीएससी के अभ्यर्थी अपने पढ़ाई पर फोकस करें कि धरना प्रदर्शन फोकस करें, या चिंता बनी हुई है। जी सर, एक चीज ये भी देखने को मिला है कि 13 तारीख को एग्जाम है। अभी तक आयोग द्वारा किसी भी परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया, न किसी तरह की कोई सूचना दी गई। आखिर क्यों? इसी नॉर्मलाइजेशन को लेकर नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है, यह आयोग को पता है। आयोग ने कुछ दिनों पहले पटना में स्थित सारे बीपीएससी के कोचिंग वालों की बैठक बुलाई अपने यहाँ और उनसे वार्ता की। उनको कहा कि आप अभ्यर्थियों को समझाइए कि यह पद्धति अभ्यर्थियों के हित में है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस एग्जाम में स्टेक होल्डर कौन है? या तो बीपीएससी का अभ्यर्थी जिन्हें परीक्षा देनी है, या बीपीएससी। बीच में कोचिंग वाले कौन होते हैं? मान लीजिए वही कोचिंग। ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर आयोग जो है कोचिंग संस्थान को क्यों बुलाया?
मान लीजिए मेरा ही कोचिंग है रीस्टार्ट रेमेडियल क्लासेस, तो मैं कौन होता हूं उस मीटिंग में भाग लेने वाला? आयोग को अभ्यर्थियों का सुझाव जानना चाहिए नॉर्मलाइजेशन के बारे में या परसेंटाइल के बारे में। तो आयोग का अपना वेबसाइट है, वेबसाइट पर उन अभ्यर्थियों का मत ले सकती थी। और बीपीएससी के अभ्यर्थी कोई टीन एज वाले तो है नहीं, उन्हें अपने विचार अभिव्यक्ति में वे सक्षम हैं, वे अपना डिसीजन लेने में सक्षम है। कल को जिला में, अनुमंडल में, ब्लॉक में प्रखंड अधिकारी बनेंगे तो अपनी बात तो रख ही सकते थे ना। तो यह समझ के परे है कि आयोग ने कोचिंग संस्थानों की बैठक क्यों बुलाई, उन्हें अभ्यर्थियों की बैठक बुलानी चाहिए था। लेकिन अभ्यर्थियों की मान लीजिए संख्या 4 लाख है, तो आप ऑनलाइन बीपीएससी के वेबसाइट पर उनका मत ले सकते थे या अलग से कोई पोर्टल लॉन्च करके उस पर उनका मत ले सकते थे कि अभ्यर्थी अपनी बात कह सके। लेकिन यह समझ के परे है कि आयोग ने कोचिंग वालों की बैठक क्यों बुलाई, यह आयोग पर बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहीं आयोग किसी दूसरे मूड में तो नहीं है? नहीं, दूसरे मोड पे तो नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अभी आज के जो चेयरमैन है काफी गंभीर और ईमानदार व्यक्ति हैं। तो लेकिन सवाल है कि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में कोई भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन स्वयं निर्णय नहीं ले सकती है। डेमोक्रेसी में निर्णय की प्रक्रिया थोड़ी बहुत लंबी होती है जिसके कारण से विलंब होता है। तो इस परीक्षा के जितने भी स्टेक होल्डर थे उनसे सहमति प्राप्त करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद आयोग को निर्णय लेना चाहिए। जैसे संघ लोक सेवा आयोग कोई भी परीक्षा में बदलाव करती है या कोई भी नई पद्धति ले आती है तो वो डायरेक्ट अभ्यर्थियों से बात करती है, न कि कोचिंग संस्थानों से। आज तक इतिहास नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग ने किसी कोचिंग संस्थान से किसी तरह की बात की। और आप देख रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा पे आज तक कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन क्या कारण है कि बीपीएससी या उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या स्टेट पीसीएस पे बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है? दूसरी बात है कि आप नोटिफिकेशन निकालने के बाद बीच में क्यों परिवर्तन करते हैं? अब सपोज कीजिए कि आपका 2020 क्रिकेट मैच शुरू हो गया, पहले से सारे खिलाड़ी के दिमाग में है, दर्शकों के दिमाग में है कि 6 बॉल का 1 ओवर होता है और मैच के बीच में आप घोषणा कर दीजिए कि नहीं अब 8 बॉल का 1 ओवर होगा। ये कहां से जायज है? तो अधिसूचना जारी होने के बाद, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयोग को परीक्षा के स्वरूप में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करना चाहिए। इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब जिन अभ्यर्थियों का मान लीजिए क्वालिफाई कर जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा और जिनका नहीं होता है, उनको क्या लगेगा? उनको यही लगेगा ना कि मेरे लिए प्रश्न टफ था, किस सेट को इजी बनाया गया, किस सेट को मॉडरेट के रूप में स्वीकार किया गया, यह कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा। इससे आयोग को बचना चाहिए। तो सर क्या लगता है कि 13 तारीख को जो एग्जाम है लोकसभा आयोग का, अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए, संकट के बादल हमको दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है? मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी तक आज 5 तारीख हो गए और अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। जबकि किसी अभ्यर्थी को बेंगलोर से आना है, किसी अभ्यर्थी को दिल्ली से आना है, किसी को मुंबई से आना है, कोई अन्य जॉब में है, कोई वहां रह के पढ़ रहा है, तो उनको आने में भी समय लगेगा, अपने सेंटर की पहचान करने में समय लगेगा। और रेलवे में इतना आसान नहीं है कि आज का टिकट मुझे मिल जाएगा। तो आयोग को यदि परीक्षा लेना होता तो अब तक एडमिट कार्ड जारी कर दिया होता। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 13 दिसंबर को आयोग बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा लेगी। दूसरी बात है कि इस बार बीपीएससी में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 2000 से ज्यादा वैकेंसी, यानी कि बीपीएससी बहुत बड़ी परीक्षा लेने जा रही है। बीपीएससी एक संवैधानिक आयोग है, तो एक संवैधानिक आयोग को कोई भी ऐसा कदम परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद नहीं उठाना चाहिए जिससे अभ्यर्थियों के बीच में किसी भी तरह का शंका हो या थर्ड पार्टी कोई आकर उन्हें बरगलाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं आज की तारीख में बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं, क्योंकि यह परीक्षा साल में एक बार होती है। कभी कभी 5-5 साल, 3-3 साल तक फंस जाती है। उच्च न्यायालय में कोई मामला चला जाता है, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। तो आप सोचिए कि जो अभ्यर्थी, जो छात्र इतने दिन से आस में लगाए बैठे थे कि वैकेंसी आएगी, वे अपना प्रिपरेशन में लगे हुए थे और अचानक उनके साथ कुछ हो जाए। और ऐसा नहीं है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। बीपीएससी है तो बीपीएससी। तो
आयोग में जो भी आयोग के मेंबर हो, जो भी अध्यक्ष हो, उन्हें अभ्यर्थियों से एक बार अवश्य बात करनी चाहिए। अभी भी समय है कि वे अभ्यर्थियों से बात करें। और अब आयोग का कहना है कि अभ्यर्थी इतने ज्यादा हो गए, इतनी ज्यादा उनकी संख्या है कि पूरे बिहार में एक बार में एक प्रश्न पत्र से परीक्षा लेना संभव नहीं है, जबकि यह गलत है। लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें से 1.5 लाख या 2 लाख तक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। उतने स्कूल्स, उतने कॉलेज हैं बीपीएससी को अपना सेंटर बनाने के लिए, इसलिए यह आयोग का बहाना सही नहीं है। दूसरी बात है कि प्रश्न पत्र लीक होने के कारण आप नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपना रहे हैं, तो प्रश्न पत्र लीक नहीं होने देना यह आपकी जिम्मेदारी है। अब चोरी को रोकना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, या क्राइम को रोकना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि आप पूरे समाज को ही खत्म कर दीजिए। जैसे उत्तर कोरिया में न्यूज आया कि 50 लोगों को कोविड पॉजिटिव है, और 2 घंटे बाद न्यूज आती है कि उत्तर कोरिया कोविड पॉजिटिव एक भी व्यक्ति नहीं है, यानी कि 50 लोगों को मार दिया। रोग का इलाज करना है कि रोगी को ही समाप्त कर देना है। इस पे आयोग को सोचना चाहिए। यानी कुल मिला करके आयोग को एक बार गंभीरता से विचार करके इस पर कोई ठोस निर्णय लेना। मेरा यही है कि आयोग को अभ्यर्थियों से बात करनी चाहिए, न कि कोचिंग संस्थानों से, न कि हम लोगों से। अभ्यर्थियों को समझना चाहिए, उनकी बातों को जानना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि क्यों बार बार आप नोटिफिकेशन निकालने के बाद क्यों परिवर्तन करेंगे। नोटिफिकेशन निकालने के बाद आप सीट को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते, और किसी भी तरह का परीक्षा पद्धति में बदलाव नहीं कर सकते हैं। और अब देखिए कि नोटिफिकेशन में इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी कि नॉर्मलाइजेशन होगा, कि परसेंटाइल होगा, कि स्क्रीनिंग होगी, क्या होगा, इस तरह की कोई बात नहीं थी। इसलिए मैं अभ्यर्थियों के साथ खड़ा हूं, उनकी मांग जायज है। धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतास वाले के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा।